दोस्तों आज हम पढ़ेंगे भारत भौतिक पर्यावरण क्लास 11 की पुस्तक जियोग्राफी की। इसका पहला अध्याय पढ़ेंगे हम भारत की स्थिति। तो वीडियो में हम दोस्तों आपको बुक तो दिखा नहीं सकते, आप अपने पास अपनी बुक खोलिए और हम शुरू से पढ़ेंगे ये पाठ। भारत की मुख्य भूमि उत्तर में कश्मीर, यानी कि भारत की मुख्य भूमि उत्तर में कश्मीर शुरू से पढ़ रहे हैं हम, और से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी, यहाँ पे दक्षिण में कन्याकुमारी तक, और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम में गुजरात तक फैला है। ये भारत का फैलाव बता रहा है। उसके बाद में भारत का सीमांगत क्षेत्र आगे समुद्री की ओर 12 समुद्री मील है, यानी कि ये भारत का समुद्री क्षेत्र है ना, तो इसका यहाँ पे क्षेत्र है 12 समुद्री मील, इस तरफ 12 समुद्री मील तक इसका क्षेत्र है, यानी कि लगभग इसको कहते हैं 21.9 किलोमीटर, 12 समुद्री मील को। एक समुद्री मील में होता है 1.8, एक बराबर होता है 1.8, 12 बराबर आप देख लेना, ये एनसीईआरटी में लिखा है। तो उसके बाद में मानक मील एक बार आता है यहाँ पे। मानक मील कितना होता है? मानक मील होता है 63,360, और समुद्री मील होता है 72,960। ये आंकड़े आपको याद कर लेने हैं। मानक मील हो गया 63,360, समुद्री मील हो गया 72,960। फिर एक मानक मील बराबर 1.6, और एक समुद्री मील बराबर 1.8। तो ये समुद्री मील की बात हो रही है 1.8, मानक मील बराबर 1.6। यहाँ पे ये 6 से शुरू हो रहा है तो 1.6, तो ऐसे याद रख सकते हो आप। उसके बाद में हमारे देश का दक्षिणतम सीमा बंगाल की खाड़ी 6.45, यानी 6 डिग्री 45 मिनट। बंगाल की खाड़ी किस तरफ है? इस तरफ अरब सागर, इस तरफ बंगाल की खाड़ी। तो भारत की दक्षिणतम सीमा बंगाल की खाड़ी में 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश निर्धारित की गई है। उसके बाद में हम देखते हैं, यदि आप भारत की अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की गणना करेंगे तो यह लगभग 30 डिग्री है, जबकि उत्तर से दक्षिण तक इसकी वास्तविक, ये हो गया उत्तर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो उत्तर से दक्षिण तक इसकी लंबाई है 3214, और पूर्व से पश्चिम तक इसकी 2933। तो ये पहला इसमें हो गया कंप्लीट। उसके बाद में इसमें लिखा है कि यह अंतर इस तथ्य पर आधारित है कि ध्रुवों की ओर जाते समय दो मानक देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी घटती है। यानी कि देशांतरों के बीच की दूरी कैसे घटती है? जैसे हम बात करें, ये पृथ्वी है, ये देशांतर होते हैं इस तरह, इसमें इस तरह देशांतर होते हैं। तो आप देखोगे यहाँ पे तो इसमें गैप ज़्यादा है, यहाँ पे ज़्यादा गैप है, लेकिन यहाँ पे ये पास पास हो रही है सारी ऊपर की तरफ। तो इसमें ये लाइन लिखी है कि ध्रुवों की ओर जाते समय देशांतरों के बीच की दूरी घटती है। यहाँ पे दूरी ज़्यादा है तो यहाँ पे घट रही है, तो ये आपको याद रखना है, ध्रुवों की ओर दूरी कम होती है या घटती है। फिर दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी हर जगह एक सी रहती है। अब अक्षांश रेखाएं इस तरह होती है, तो इनकी दूरी हमेशा एक सी रहती है, ये सारी एक सी है, लेकिन देशांतरों की यहाँ पे दूरी कम है, ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, तो देशांतरों की दूरी ध्रुवों की ओर कम होती है। उसके बाद में दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ इसमें लिखा है कि अक्षांश रेखाओं के मानों से ज्ञात होता है कि भारत की दक्षिणी हिस्सा उष्ण कटिबंधीय में और उत्तरी हिस्सा उपोष्ण कटिबंधीय अथवा कोष्ण शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है। यानी कि भारत का दक्षिणी हिस्सा, ये हिस्सा उष्ण कटिबंध, दक्षिणी हिस्सा उष्ण
कटिबंध और उत्तरी ईशा उपोष्ण उष्ण स्थित है। यह स्थिति देश की भूआकृतिक जलवायु, मिट्टी के प्रकारों तथा प्राकृतिक वनस्पति में पाई जाने विभिन्नता के आधार पर है। तो भारत में उष्ण उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, क्योंकि हम दोनों ही बात कर रहे हैं, इसके अंदर दोनों होती है। तो उपोष्ण ऊपर होती है, उष्ण दक्षिण भारत में। इसके बाद में अब हम देशांतर विस्तार और भारत के लोगों के उसके प्रभाव का अध्ययन करेंगे। देशांतर रेखाओं के मानों से स्पष्ट है कि इसमें लगभग 30 डिग्री का अंतर है, जो हमारे देश के सबसे पूर्वी एवं सबसे पश्चिमी भागों के समय में लगभग 2 घंटे का अंतर पैदा करता है। अब 30 डिग्री इन्होंने लिखा है, 30 डिग्री, तो हम बात करते हैं 30 डिग्री। अब 1 डिग्री को पार करने में आपको पता है कि 4 मिनट का समय लगता है, तो यहाँ पे इन्होंने 30 दिया है, तो 30 का हम 4 से गुणा करेंगे, ये आएगा 4 तिया 12, यानी कि 120 मिनट। इसे हम कह सकते हैं 2 घंटे। तो ये लाइन यही है कि देश के सबसे पूर्वी, ये पूर्वी हिस्सा है, और सबसे पश्चिमी भाग में 2 घंटे का अंतर। तो ये 2 घंटे का अंतर इस तरह है, क्योंकि 30 डिग्री का अंतर है, 30 बराबर 4, 120 मिनट आएगा, यानी कि 2 घंटे, यानी कि पूर्व से लेके पश्चिम तक 2 घंटे का अंतर है। उसके बाद में मानक यामातर का उपयोग है। जब उत्तर पूर्वी राज्यों में जैसलमेर की तुलना में सूर्य 2 घंटे पहले उदय होता है, यानी कि उत्तर पूर्व, इसमें लिखा है जैसलमेर की तुलना में 2 घंटे पहले उदय होता है, तो यानी कि यहाँ पे सूर्य पहले उदय होता है। जैसे यहाँ पे 6 बजे हो रहा है ना, तो यहाँ पे 2 घंटे के अंदर होगा 8 बजे होगा। यानी कि जो पूर्व में डिब्रूगढ़, इम्फाल तथा देश के अन्य भागों जैसे स्थित जैसलमेर, भोपाल अथवा चेन्नई की घड़ियों एक जैसा समय दिखाती है। तो समय कटिबंध के कारण इनका समय एक कर दिया गया है। लेकिन उसके बाद में लिखा है ऐसा क्यों होता है, इसका क्या कारण है। भारत में कुछ ऐसे स्थानों के नाम लिखिए जिनमें मानक यामातर रेखाएं गुजरती है। उसके बाद में हम बात करेंगे, इसमें एक नीचे डायग्राम दिया है बुक में। विश्व के देशों को आपसी समझ के तहत मानक यामातर, एक मानक यामातर पूछते हैं, ये मानक यामातर। तो विश्व के देशों ने आपसी समझौते के तहत मानक यामातर 7 डिग्री 30 मिनट देशांतर गुणांक से चुना है। यही कारण है कि 82 डिग्री पूर्वी यामातर भारत को मानक यामातर चुना गया है। तो विश्व का तो मानक ये हो गया 7 डिग्री 30 मिनट, और भारत का चुना गया है 82 डिग्री पूर्वी देशांतर मानक यामातर चुना गया है। भारतीय मानक यामातर ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटे का अंतर है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, ग्रीनविच रेखा से 5 घंटे 30 मिनट का अंतर है भारतीय मानक यामातर का। और इसके बाद में इसमें बताया कि संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए में 6 समय कटिबंध है। उसके बाद में हम भारत के डायग्राम को देखते हैं। तो लंबाई चौड़ाई हमने देख ली। फिर यहाँ पे आती है भारत के जस्ट नीचे श्रीलंका है। तो श्रीलंका और भारत के बीच में खाड़ी है जिसे कहते हैं मन्नार की खाड़ी, और एक जल संधि है यहाँ पे, वो होती है पाक जल संधि। खाड़ी कौन सी है, मन्नार की खाड़ी, और जल संधि है पाक जल संधि। तो भारत के पड़ोसी देश हम देखते हैं ना, तो इस तरफ आएगा पाकिस्तान, ऊपर आएगा अफगानिस्तान, इस तरफ आएगा चीन, यहाँ पे आएगा नेपाल, नेपाल के बाद में यहाँ पे म्यांमार। इस तरह भारत के ये पड़ोसी देश हैं। तो यहाँ पे बंगाल की खाड़ी और इस तरफ अरब सागर। तो ये हमने पहला पेज कंप्लीट कर लिया। अब दूसरे पेज में देखते हैं
आगे क्या लिखा है। अब बात करें भारत का क्षेत्रफल। तो भारत का क्षेत्रफल है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, जो विश्व के स्थलीय भाग का 2.4 है। यानी कि ये पूरा विश्व है ना, तो इसमें एक छोटा सा हिस्सा एक भारत का है, पूरे विश्व का ना ये 2.4 है। यानी कि कुल 100 में से ना भारत का क्षेत्रफल है 2.4 भारत का हिस्सा है। यानी कि प्रतिशत में बात करें तो 100 का प्रतिशत है ना, तो 2.4 भारत का है। और भारत की क्षेत्रफल की बात करें तो 32.8। इस प्रकार भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। क्या आपको 9वीं कक्षा में पुस्तक में भारत के बड़े देशों के नाम याद है? तो बड़े देश कौन कौन से हैं? जैसे कि कनाडा भारत से बड़ा है, संयुक्त राज्य अमेरिका बड़ा है, ब्राज़ील बड़ा है, रूस बड़ा है, ऑस्ट्रेलिया बड़ा है। तो इस प्रकार कुछ देश हैं जो भारत से बड़े हैं। चीन बड़ा है भारत से। तो ये बड़े देश हैं। उसके बाद में हम आकार की बात करें। भारत के आकार ने इसे विशिष्ट भौतिक विविधता प्रदान की है। उत्तर में ऊंचे पर्वत, यानी कि उत्तर की ओर देखते हैं हम, हिमालय पर्वत वगैरह हैं, तो उत्तर में ऊंचे पर्वत, गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान इस तरफ, महानदी कृष्णा, गोदावरी और कावेरी जैसी नदियाँ, यानी कि ये नदियाँ इस तरफ है। महानदी कृष्णा, गोदावरी, कावेरी नदियाँ हैं। उत्तर पूर्वी और दक्षिणी भारत में अनाच्छादित पहाड़ियाँ हैं। यानी कि उत्तर और पूर्वी और दक्षिणी भारत में कुछ अनाच्छादित पहाड़ियाँ हैं, जबकि मरुस्थल में रेत के विस्तृत फैलाव हैं। यानी कि मरुस्थल में रेत के विस्तृत फैलाव हैं। उत्तर में हिमालय पर्वत, यानी कि इस तरफ उत्तर में भारत के हिमालय पर्वत। उत्तर पश्चिम में हिंदुकुश एवं सुलेमान श्रेणियाँ। तो उत्तर पश्चिम में हिंदुकुश और सुलेमान श्रेणियाँ। तो जैसे हम बात करें, यानी कि ये हिस्सा हो गया उत्तर, ये पश्चिम, इस तरफ हिंदुकुश एवं सुलेमान श्रेणियाँ। और उत्तर और पूर्व में यहाँ पे पूर्वांचल की पहाड़ियाँ, तथा दक्षिण में विशाल हिंद महासागर। भारत के नीचे इस तरफ ये हो गया हिंद महासागर से सीमांकित एक वृत्त भौगोलिक इकाई है, जिसे भारतीय उपमहाद्वीप कहते हैं। इस प्रकार का जो क्षेत्र से घिरा है इसे कहते हैं भारतीय उपमहाद्वीप। इसमें पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश आते हैं। इस भारतीय उपमहाद्वीप में भारत के जो नज़दीक वाले देश हैं, तो जैसे पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश आते हैं। भूतकाल में हिमालय अपनी अन्य श्रेणियों के साथ एक मजबूत भौतिक अवरोध की भूमिका निभा रहा है। खैबर, बोलन, शिपकिला, नाथुला तथा बोमडिला जैसे कुछ पहाड़ी दर्रे को छोड़कर इसे पार करना मुश्किल था। तो ये दर्रे हैं ना, तो इस हिस्से में भारत के दर्रे हैं, जैसे शिपकिला, नाथुला, ये सिक्किम के दर्रे, बोमडिला, कुछ दर्रे हैं जो छोड़कर इसे पार करना मुश्किल था। हिमालय पर्वत ने भारतीय उपमहाद्वीप को एक अद्वितीय क्षेत्रीय पहचान स्थापित की है। हिमालय की वजह से भारत की एक अलग ही पहचान है। भारत के भौतिक मानचित्र का हवाला देते हुए आप उन भौतिक विशेषताओं का वर्णन कर सकते हैं जो कश्मीर से कन्याकुमारी, यानी कि कश्मीर यहाँ पे, और कन्याकुमारी और राजस्थान में जैसलमेर से मणिपुर तक, इम्फाल मणिपुर की राजधानी है, इम्फाल तक यात्रा का आपके मार्ग में आए। तो इन्होंने कहा है कि भारत की ऐसी भौतिक जो मानचित्र में आप यात्रा करते हो, जैसे आप उत्तर से, जैसे यहाँ से कन्याकुमारी से लेके जम्मू कश्मीर और यहाँ से जैसलमेर पश्चिमी से यहाँ तक आप यात्रा करते हो मणिपुर तक, तो आपके बीच में क्या आता है? तो ये जो बीच का भारत का जो क्षेत्र आता है, तो वो भी इसमें शामिल है। क्या क्या आता है वो आप देख सकते हो।
भारत का प्रायद्वीपीय भाग हिंद महासागर की ओर उभरा हुआ है, यानी कि भारत का ये प्रायद्वीपीय भाग कहते हैं जो इसकी सीमा के पास पास है ना, यार हिंद महासागर की ओर उभरा हुआ है। भारत की संपूर्ण तटरेखा द्वीप समूह समेत, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, तटरेखा द्वीप समूह समेत है 7517 किलोमीटर तक विस्तृत है। अत एक देश के रूप में भारत भौतिक दृष्टि से विविधतापूर्ण भूभाग है। इसमें यहाँ विभिन्न प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं। फिर एक ऊपर बॉक्स दिया है, बॉक्स में इन्होंने लिखा है कि स्कूल भुवन एक बे पोर्ट है। स्कूल भुवन है ना, जो स्कूल भुवन ये एक वेब पोर्टल है जो देश के प्राकृतिक संसाधनों, पर्यावरण और सतत विकास में भूमिका के बारे में छात्रों के बीच जागरूकता लाने के लिए मानचित्र आधारित शिक्षा प्रदान करता है। तो किसकी शिक्षा प्रदान करता है ये? जो देश के प्राकृतिक संसाधन, पर्यावरण और सतत विकास, ये 3 शब्द याद रखना, प्राकृतिक संसाधन, पर्यावरण और सतत विकास के बारे में लोगों को जागरूक करता है। यह NCERT पाठ्यक्रम के आधार पर भुवन NRSC इसरो की पहल है। ये किसने शुरू किया था? इसरो ने। आप भारत के विभिन्न मानचित्रों को, ये जो इन्होंने साइट दी है यहाँ पे जाके आप देख सकते हो। फिर इसने लास्ट पैराग्राफ रह गया, इसमें भारत की स्थिति मानचित्र चित्र 1.2 में देख सकते हो आप। तो आपको किताब में मिल जाएगा डायग्राम, जिसमें आप भारत की स्थिति देख सकते हो आराम से। भारत के किस तरफ क्या है, ये भारत की पूरी स्थिति इसमें आप डायग्राम में आसानी से देख सको। आप देखेंगे कि भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिणी मध्य भाग में स्थित है। भारत ना एशिया महाद्वीप के दक्षिणी मध्य भाग में स्थित है और बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के रूप में विस्तृत है। इन दोनों भुजाएं हिंद महासागर के साथ सीमा बनाती है, यानी कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी ना हिंद महासागर के साथ सीमा बनाती है। यहाँ पे अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, ये दोनों सीमा बना रही है हिंद महासागर के साथ। प्रायद्वीपीय भारत की इस सामुद्रिक स्थिति की वजह से ही भारत समुद्री और वायु मार्गों द्वारा अपने पड़ोसी क्षेत्रों से जुड़ा है। मानचित्र को देखते हुए भारत के पड़ोसी देशों की सूची बनाएं। तो डायग्राम आपको दिया है इसमें बुक में पेज नंबर 3 पे। तो भारत के पड़ोसी देश आप बता सकते हो, पाकिस्तान, चीन, नेपाल वगैरह, ये जो भी हैं, म्यांमार, श्रीलंका, आप बता सकते हो। तो ये हो गया। फिर श्रीलंका और मालदीव हिंद महासागर में स्थित 2 द्वीपीय देश हैं। तो श्रीलंका भारत के जस्ट नीचे है और मालदीव हिंद महासागर के 2 द्वीपीय देश हैं जो भारत के पड़ोसी देश भी कहते हैं। श्रीलंका भारत से मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि, हमने अभी बात की थी, मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि से अलग होता है। फिर इन्होंने क्वेश्चन दिया है कि भारत की अक्षांशीय विस्तार की भारत का अक्षांशीय विस्तार मुख्य भूमि पूछे ना, तो यहाँ पे आएगा कन्याकुमारी। तो 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू हो जाता है और ऊपर की तरफ 37 डिग्री 6 मिनट। ये पहला क्वेश्चन है, इसका आएगा गै। 8 डिग्री 4 मिनट से लेके उत्तर से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक भारत का विस्तार है। फिर दूसरा क्वेश्चन इन्होंने दिया कि निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है। अब भारत के साथ स्थलीय सीमा इन्होंने ऑप्शन दिए 4। म्यांमार इस तरफ है, थोड़ी सी लगती है, तो ये नहीं होगा। पाकिस्तान के साथ यहाँ पे भी लगती है पर इतनी नहीं लगती। यहाँ से चीन के साथ भी लगती है और बांग्लादेश दिया इन्होंने। तो बांग्लादेश इस प्रकार यहाँ से पूरा भारत ने इसको घेर रखा है
तो सबसे ज़्यादा किसकी है? बांग्लादेश की। तो इसका ऑप्शन हो गया बांग्लादेश। फिर इन्होंने क्वेश्चन दिया है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा है? तो फ्रांस, ईरान और मिस्र तो नहीं होगा, क्योंकि भारत से बड़ा चीन है, भारत के जस्ट ऊपर। तो इसका आंसर हो गया चीन, यहाँ पे हो गया चीन। फिर चौथा क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से यामुतर में से कौन सा भारत का मानक यामुतर है? तो भारत का मानक यामुतर हमें पता है कि 82.82 का है, यहाँ 82 डिग्री 30 मिनट भारत का मानक यामुतर है। तो इसका आंसर ये हो गया। अगर आप एक सीधी रेखा में राजस्थान से नागालैंड की यात्रा करें तो निम्नलिखित नदियों में से किस एक को आप पार नहीं करोगे? इन्होंने लिखा है कि आप राजस्थान से, यानी कि राजस्थान इस तरफ है, राजस्थान से आप सीधा जा रहे हो नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड इसके नीचे। तो नागालैंड जा रहे हो आप राजस्थान से सीधा, ये इतना एरिया, तो आप यमुना को पार करोगे। यमुना थोड़ा इस तरफ आ गया, ऊपर आ गया यूपी की ओर। फिर ब्रह्मपुत्र और फिर गंगा। यमुना इस तरफ आ गया तो यमुना को ये पार करेगी। फिर ब्रह्मपुत्र यहाँ पे आता है तो ब्रह्मपुत्र को भी ये पार कर रही है, और गंगा वाला ये क्षेत्र है। तो यानी यमुना नदी यहाँ से ऐसे आ रही है, गंगा भी ऐसे आ रही है, ब्रह्मपुत्र भी ऐसे आ रही है, तीनों नदी यहाँ से जा रही है। तो इस नदी को तो हमें पार करना होगा, क्योंकि ये नदियाँ यहाँ से निकल रही है, हमें यहाँ पे जाना आगे। इन तीनों को पार करेंगे। पीछे कौन बच गई? सिंधु। तो सिंधु नदी यहाँ से यहाँ तक ही है, ये ऊपर रहेगी जम्मू कश्मीर की तरफ। तो ये सिंधु नदी होगा इसका, सिंधु नदी को हम पार नहीं करेंगे। तो ये था भारत का स्थिति, पहला पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे दूसरा पार्ट, क्लास 11 एनसीईआरटी। दूसरे पार्ट का नाम है संरचना तथा भूआकृतिक विज्ञान। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।